लगभग वीडियो के माध्यम से पहले ये था कि हम लोग कुल टोटल दरोगा का 5,000 प्रश्न देखने वाले थे। लेकिन अब हम लोग वीडियो के माध्यम से कुल टोटल 10,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो खास तौर से मुख्य रूप से दरोगा के लिए होने वाला है। खैर, ये ऐसे जीके और जीएस हैं जो हर एग्ज़ाम में, जनरल जितना भी एग्ज़ाम में जिसमें आप बैठिएगा उसमें ये मिलेंगे, बट खास तौर से ये दरोगा के लिए ही बनाया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं तथा कोई क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तार से व्याख्या भी किया गया है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और 10,000 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यह आपके चैनल पर आज का पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, खैर यही नीति आयोग है जिसका पहले नाम योजना आयोग था। यही नीति आयोग है जिसका पहले नाम योजना आयोग था और 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है। देखिए, खैर नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हसमुख अढ़िया, राजीव शुक्ला, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और डी, राजीव कुमार। अब आइए इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं। यानी डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी, वह एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के माध्यम से उसके बारे में विस्तार से कुछ दिया गया है। या तो आप काम कीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो सुन के समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। लिख लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, बट स्क्रीनशॉट कीजिएगा वो भी अच्छे रहेगा। दूसरा पॉइंट, इसमें अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले सीईओ थे। मैंने देखिए एक एक के बारे में हम समझ लेते हैं। राजीव कुमार अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। अरविंद पनगड़िया जो है ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे। अरविंद पनगड़िया जो है अर्थशास्त्री एवं मुक्त व्यापार के समर्थक भी हैं। खैर, अरविंद पनगड़िया अर्थशास्त्री तो नहीं है, लेकिन मुक्त व्यापार के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। समझिए, जो अरविंद पनगड़िया हैं, जो अभी नीति आयोग के पहले सीईओ हैं, वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अगला पॉइंट है, एशिया विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। ये जो अरविंद पनगड़िया हैं, वह एशिया क्या है तो महादेश है, और दुनिया में कुल कितने महादेश है तो 7 महादेश है। और एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर ये कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। यानी देखिए, खैर नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजीव कुमार को हटा दिया गया है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार को बना दिया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। हर सवाल का विश्लेषण नीचे किया गया है, तो वीडियो को अच्छे तरह से देखें। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है। देखिए, कैलेंडर तो सबसे पहले इंग्लिश नाम है, कैलेंडर को हम लोग हिंदी में पंचांग कहते हैं।
तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कौन? माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला पॉइंट, 22 मार्च 1957 से सरकारी परियोजना एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को कैलेंडर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत का ही है। देखिए ये 78 ईसा पूर्व शक संवत का नाम रखा है ना, तो शक संवत की शुरुआत खैर कनिष्क ने किया था, और कनिष्क कुषाण वंश का एक बहुत ही बड़ा राजा था जो 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और शक संवत का जो पहला महीना है वह चैत्र है, और शक संवत का जो अंतिम महीना है वह फागुन है। वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, और नहीं तो इसको जरूर लिख लीजिए, ध्यान रखिए। अगर डाउनलोड करके रख लेंगे तो हर रोज इसको रिवीजन होता रहेगा, इसको देखेंगे तो। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, खैर ये आपको लिखाया गया है क्लास में। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजोल्व के रचयिता कौन है? एक पुस्तक है, पूछा जा रहा है कि आखिर उसके रचनाकार यानी उसको रचने वाले कौन थे? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति राय, रघुराम राजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। आइए पुस्तक के बारे में कुछ समझते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। देखिए खैर अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, लेकिन रघुराम राजन जो हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं उसके 23वें गवर्नर भी थे। इनका कार्यकाल 2013 से 2016 तक था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बुकर पुरस्कार तो समझिए बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके राइटर है अरुंधति रॉय। इनको इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 1997 ईस्वी में अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी हैं। ये जो अरुंधति रॉय हैं, ये समझिए 1997 के समय लगभग एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब हमको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं कि सच्चे नहीं हैं, लेकिन अभी दिल्ली में जिनका सरकार है वो अरविंद केजरीवाल का ही सरकार है। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में इन्हीं के पार्टी का सरकार है। और अरविंद केजरीवाल के पार्टी का नाम है, अरविंद केजरीवाल के पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अब अरविंद केजरीवाल किसी मामले में जेल भी गए थे। अब ये सच्चे हैं, समाज सेवी हैं कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन बुक के हिसाब से चला जाए तो अरविंद केजरीवाल को एक समाज सेवी बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, देखिए मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के पार्टी का सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री इन्होंने दूसरे किसी को बनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी सवाल यहाँ पे लिखा गया है, खैर वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप है ही, उसका आंसर इसमें आपको बताया जा रहा है, लेकिन इस सवाल के माध्यम से जितना भी सवाल बन जाता है हमसे, मैंने उतना सवाल बनाया है। और ये गारंटी है कि अगर आप इस सारे सवालों को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि एक भी सवाल कोई मिसिंग या गड़बड़ होने वाला नहीं है। बिकॉज आप बताइए जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में भी हम जान गए, और उसके बारे में भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ लिख दिया गया है। तो वीडियो को अच्छे से देखें, या तो इसको लिखने का प्रयास करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखें, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड करके रखें।
क्योंकि ये दरोगा का बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है जिसमें लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? महमूद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। आगे समझते हैं इसके बारे में कुछ। आइए पहला पॉइंट, यूनानी शासक मकदूनिया सिकंदर का भारत पर आक्रमण। देखिए सिकंदर जो है वह यूनानी शासक है और सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1326 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में किया था। यानी देखिए महमूद गजनी जो था ये भी भारत पर अटैक किया था, लेकिन कब? लगभग 1000 ईसा पूर्व में किया था। अगला टॉपिक, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये तो सबसे बड़ी बात है कि महमूद गजनी जो था एक मुगल शासक था और महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी में अटैक किया था, लगभग 17 बार अटैक किया था। अगला पॉइंट, तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जब हमारे दिल्ली के राजा मोहम्मद तुगलक थे तो उस समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि स्कंद गुप्त के शासन काल में, यानी जब भारत के राजा स्कंद गुप्त थे तो उनके शासन काल में 457 ईस्वी में हुणों का आक्रमण हुआ था। हुण एक बहुत बड़का वंश है जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा थे। तो स्कंद गुप्त के शासन काल में 457 ईस्वी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। यानी भारत में एक राजा थे मुल्तान, उन्हीं के विरुद्ध महमूद गोरी ने भारत पर 1175 में आक्रमण किया था। अगला पॉइंट, महमूद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ था। देखिए पाटन एक जगह है जो गुजरात में है। महमूद गोरी ने सबसे पहले 1175 में भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद 3 साल के बाद 1178 में भारत पर फिर आक्रमण किया। खैर जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया तो उस समय मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई, यानी मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया। अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था जो दिल्ली का बहुत बड़ा शासक था, उस शेख अलाउद्दीन का एक शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर गया था। देखिए बहुत फेमस दरगाह है जिसका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में है। और अभी अभी आप लोग सुने होंगे कि उस दरगाह पर, उस मस्जिद पर विरोध चल रहा है। हिंदुओं का कहना है कि वहाँ मंदिर था और मुसलमानों का कहना है कि वहाँ मस्जिद था, लेकिन ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि नहीं, वहाँ पर ज़्यादातर मंदिर के ही निशान मिले हुए हैं। अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित और इसका नाम दौलताबाद रखा। देखिए दिल्ली जो थी वह मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ का राजा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली का राजधानी ही बदल के देवनगरी कर दिया और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। अगला पॉइंट, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। देखिए मुगल वंश का पहला शासक बाबर था और बाबर ने ही मुगल वंश का स्थापना किया था। अगले सवाल को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सिखों के गुरु गोविंद सिंह थे। यानी जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिखों के बहुत बड़े गुरु थे, लेकिन कौवे पहले, द्वितीय, पांचवे, दसवें। आंसर हो जाएगा डी, दसवें। देखिए ये क्वेश्चन 11 तारीख तीसरा महीना 2018 फर्स्ट सिटिंग 17 से 17 पोस्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 बिहार दरोगा में पूछा हुआ सवाल है। खैर यहाँ ये भी कह सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं वह अंतिम गुरु भी हैं, क्योंकि सिखों में अभी तक 10 ही गुरु हो चुके हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं जो निम्नलिखित है। यानी हम जानते हैं कि जो सिख धर्म है जिसके 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, उसमें 10 गुरु ही हो चुके हैं, जिनका नाम ये आपके सामने है। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा जो है, हम एक सेकंड देख लेते हैं। तीसरा जो है समझिए, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास। जैसे हम लोग नहीं पढ़े हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कि जैन धर्म में 24 गो तीर्थंकर थे, जैसे महावीर अंतिम थे, पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ थे, ऋषभ देव थे। उसी प्रकार यहाँ सिख धर्म का बात किया गया है, और सिख धर्म में कुल टोटल 10 गुरु हुए हैं, और 10ओं का नाम लाइन से आपके सामने है। चौथे का नाम है गुरु रामदास, पांचवें का नाम है गुरु अर्जुन देव, छठे का नाम है गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें का नाम है गुरु हरराय, आठवें का नाम है गुरु हरिकिशन, नौवें का नाम है गुरु गेत बहादुर, और 10वां और अंतिम का नाम है गुरु गोविंद सिंह। साथ में सबका जन्म और मरण भी दे रखा है। देखिए हर सवाल का विश्लेषण अच्छे से किया गया है। अगर इस चीज को आप नोट करते हैं तो दरोगा के एग्जाम में समझिए एक भी सवाल छूटने का कोई भी चांस नहीं है। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल जो है वो आपके सामने दिख रहा है, क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। जयप्रकाश नारायण वही न है जो छात्र आंदोलन के नेता थे, जो छात्र आंदोलन बिहार में 1974 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इनका जीवन काल क्या था, यानी इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। 1900 से 1979, 1902 से 1977, 1902 से 1989, 1901 से 1978। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु हुआ था 1979 में। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था तथा माता का नाम फुलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया। अगला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण को 1999 में यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। देखिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला है, और मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया जाता है आपको पता है, समाज सेवा के लिए दिया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।